तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। हाइगेंस ने जो तरंग सिद्धांत दिया था बच्चों, उस तरंग सिद्धांत से हम लोग पिछली वाली क्लास में परावर्तन देख लिया था, परावर्तन सिद्ध भी कर लिया था। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे कि हाइगेंस के सिद्धांत के माध्यम से अपवर्तन की व्याख्या उन्होंने कैसे किया। ठीक है, कैसे अपवर्तन की व्याख्या तरंगों के माध्यम से कैसे होगा, उन्होंने जो तरंगाग्र दिया है उसी के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ध्यान समझिएगा। आज हम लोग अपवर्तन देख रहे हैं। एक तरंगाग्र हम मान लेते हैं ए बी, ऐसे आ रहा है। फिर से समझिए, चित्र समझिए। एक हमने पृष्ठ लिया है जेड जेड डैश, यह एक पृष्ठ है जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार चला आएगा। ठीक है, इस पार से इस पार आ जाएगा, मतलब वह ऐसा नहीं है कि पारदर्शी है, अपारदर्शी नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अपवर्तन तभी होगा ना जब पारदर्शी होगा। तो यहां से प्रकाश इस माध्यम से होके इस माध्यम में आएगा। अब कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जेड जेड डैश एक है, इसमें जो प्रकाश की चाल है वो v1 है, और इसमें जो प्रकाश की चाल आएगी जब अंदर, तो उसका v2 है, माना है हमने v1 और v2। ये बात समझ में आई। हमने यह भी मान लिया है कि v1 यानी ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा है और जो नीचे वाला है उसमें स्पीड कम है। ठीक है, प्रकाश की चाल पहले वाले में ज्यादा है और दूसरे वाले में कम है जब यह इसमें आया तो। और आप लोगों को बताया गया है कि अगर प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा होता है वो विरल माध्यम होता है एक तरीके से, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह एक सघन माध्यम होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो एक तरंग हमने लिया ए बी, मान के चलिए ए बी तरंग ऐसे आ रहा है और इसके लंबवत क्या चलेगा, किरण। ये क्या है हमारे पास, तरंगाग्र, और तरंगाग्र के लंबवत क्या चल रही है, किरणें चल रही हैं। अर्थात ये जो किरण है, ये किरण है। ठीक है, ये किरणें हैं जो कि अभिलंबवत आ रही हैं। ऐसे क्या सिद्धांत दिया उन्होंने हाइगेंस ने, ध्यान समझिए कि जब यह तरंगाग्र यहां इसका इस तरंगाग्र का बिंदु ए जब इस पृष्ठ से टकराता है, समझ में आई बात, जो बिंदु ए है वह जब इन पृष्ठ से जेड जेड डैश से टकराता है तो यहां से एक द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। उन्होंने कहा था कि माध्यम के कण एक नए स्रोत का कार्य करती हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में आपने पढ़ा है। तो जब यह तरंगाग्र यहां पर आया, यहां टच हुआ, तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हुई। अब ये ऐसे ऐसे आएंगी तरंगिकाएं, यहां से टच हुआ, एक नया स्रोत बन गया। अब यहां से क्या होंगी, ऐसे 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 करते हुए एक नया तरंगाग्र निकल के आएगा। क्लियर है, आगे देखिए। लेकिन अभी जो बी था वह अभी ट्रेवल कर रहा है इधर, क्योंकि बी अभी इससे टच नहीं हुआ है। समझ में आई बात, अभी बी इससे टच नहीं हुआ है, लेकिन जो ए है वो टच कर चुका है। तो जब ये टच कर चुका है तो इधर तो आएंगे ही प्रकाश, ये तरंगाग्र इधर आती हुई चली आ रही। जब तक ये यहां पहुंचेगा तब तक ये यहां बी डैश तक आ गया। जब तक बी ए डैश तक आता तब तक ए से निकली हुई तरंगिकाएं यहां बी डैश तक आ गई। ऐसे कैसे देखेंगे हम, ऐसे देखेंगे कैसे, हम जो ऐसे ऐसे जा रहा था तो इस पे हमने यहां से एक चाप लगा दिया। चाप लगाने पर इस पे एक स्पर्शी खींच दिया। जब स्पर्शी खींचा तो स्पर्शी लंबवत तो होती ही है। तो यह अभी पहले ही माध्यम में चल रहा है v1 चाल से, लेकिन यह दूसरे माध्यम में यहां से यहां तक ट्रेवल कर चुका है। यहां से हमने जब स्पर्शी खींचा तो यह प्राप्त हो गया हमें तरंगाग्र एक नया, जिसको हम ए डैश और बी डैश कहे। और ये ए डैश बी डैश जो नया तरंगाग्र प्राप्त हुआ, इसी को हम अपवर्तित तरंगाग्र बोले। अपवर्तन की घटना से हुआ है तो इसे अपवर्तित तरंगाग्र बोल सकते हैं। यह आपतित तरंगाग्र था और यह क्या हो गया हमारा, अपवर्तित तरंगाग्र हो गया।
तो ए डैश बी डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र आ गया और ए बी हमारा जो है वो आपतित तरंगाग्र था, प्राप्त हो गया हमें। अब ध्यान से समझिए कि ये जो नया आया है और ये देखो ये विंड हो गया कि नहीं, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये विंड हो गया है, टेढ़ा हो गया है ना। तो जब टेढ़ा हो गया है तो ये अपवर्तन की व्याख्या अपने आप कर रहा है कि जब से यहां अच्छा ट्रैवल ज्यादा कर रहा है, वेग ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, और जब स्पीड कम है तो ये तो कम ही दूरी तय करेगा ना। जब ये कम दूरी तय करेगा तो जाहिर सी बात है ये मुड़ जाएगा। तरंगाग्र मुड़ नहीं गया, अरे मुड़ने की ही घटना तो अपवर्तन है। तरंगाग्र जो ऐसे जा रहा था ऐसे जा तो वो मुड़ गया, यानी अपवर्तन की घटना हो गई कि नहीं। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत मार्ग से अपवर्तन की घटना हो गई। हम देख रहे हैं चित्र में, लेकिन इसे हम प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें, मैथमेटिकल रूप से कैसे प्रूफ किया जाएगा, आओ ये ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, अच्छा ये तो किरण थी, किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? आपतन कोण, आई। आपतन कोण आई होता है। यह किरण हो गया, यह अभिलंब हो गया, इनके बीच में बनने वाला कोण जो है वो आपतन। जितने भी तेज बच्चे हैं ना, अभी हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। कई बच्चे तेज बच्चे दिख रहे हैं जो कि दांत निकल आ रहा है उनका अनायास, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ये किरणें जो है यहां से आ रही हैं और यह अभिलंब है, इनके बीच में बना कोण आई है, ये आपतित किरण हो गया, मतलब आपतन कोण हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो कहोगे ये भी एक किरण है जो कि क्या हुई है? अपवर्तित हुई है। क्या हुई है? यह किरण अपवर्तित हुई है और यह अभिलंब है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से दिखाते थे। तुम्हें साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल का नियम याद करिए, वही करते थे, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यही है ना अपवर्तन कोण आर, ये आर है। अब समझने की कोशिश करिए कि कैसे होगा ये चीजें, ठीक है। इसी प्रकार से यह भी देख लीजिए, यह वाला भी देख लीजिए। यह वाला देखेंगे कि आप, तो यह वाला अभिलंब हो गया और यह अपवर्तित किरण है, तो यह क्या होगा? आर, ठीक। इस वाले त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ये किरण आई है वह तो 90 डिग्री पर आएगी और यह वाला जो है वह आपतन कोण। देखो यह वाला किरण जो है ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र के लंबवत क्या चलती हैं? किरणें। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये कंफर्म हो गया कि नहीं। अब हमने इसे आई कैसे कह दिया, इसे हम ध्यान से देखने चल रहे हैं। ये आई तो हम जानते हैं पहले के ही नियम से, अब ये वाला आई कैसे बना वो समझिए। देखना, अगर हम ये वाला पूरा कोण लें, ये वाला है ना, तो ये वाला कोण जो होगा यह कितना होगा? 90 माइनस आई। अगर तुम देखो ध्यान से, ये किरण और ये लो तरंगाग्र, इनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? किरण और तरंगाग्र के बीच में बनने वाला कोण 90 अंश होता है। तो ये 90 अंश पूरा होगा। अगर ये आई है तो यह वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस, क्लियर है कि नहीं? अगर यह आई है तो यह वाला कोण 90 माइनस आई होगा। अब गौर करना, यहां से मैं आपसे पूछूं कि यह वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है ना। अरे ये अभिलंब हो गया, ये पृष्ठ हो गया, तो अभिलंब और पृष्ठ के बीच में बनने वाला कोण 90 अंश होता है। अगर ये 90 माइनस आई है तो पक्का ये कितना रहा होगा? आई ही रहा होगा। अरे टोटल देखो, अगर जोड़ो 90 अंश के, इसको इन दोनों को जोड़ो, 90 माइनस आई और आई जोड़ो, आई से आई कैंसिल, 90 आएगा कि नहीं? ऐसे समझ लो। या तो ये कहो कि अगर ये टोटल 90 अंश है और यह वाला 90 माइनस आई है, अर्थात इसने आई घटाया है, तो पक्का यही तो घटाया है। तो यह जो घटाया आइन तो है, तो आई घटा के 90 माइनस आई कर दिया है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ये आई कैसे हुआ, ये बातें समझिए। और 90 माइनस आई लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक। ये अच्छा, ये बताइए कितना है? ये 90 डिग्री है ना, ये आर है, ये 90 डिग्री है। अच्छा ये बताइए, ये टोटल कितना कोण होगा? ये 90 अंश होगा, है ना। ये 90 डिग्री हो गया,
और यह कितना होगा यह भी 90 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये टोटल, मैं केवल आपसे इतना पूछूं कितना होगा, तो कहोगे ये होगा 90 माइनस आर। क्यों? क्योंकि ये टोटल 90 है और इतना आर है, तो जो बचेगा वो 90 में से आर घट जाएगा। टोटल यहां से यहां तक ये 90 था। अब हम अगर बात करें इतना, तो यह 90 माइनस आर बचेगा। आर हटा दिए हम, केवल इतना कोण लेंगे तो 90 माइनस आर होगा। अब इस कोण की हम चर्चा करते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यानी इसको जोड़ो और इसको। अगर मान लो कुछ देर के लिए यह यक्स है, अगर कुछ देर के लिए यह यक्स है, तो 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस यक्स बराबर 190। 90 मिलके 180, 90 मिलके, अरे 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? माइनस आर बराबर यक्स। आर उधर क्या किए हैं? हाँ सॉरी, ये यक्स इधर है, ये आर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी यक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? आर। अर्थात ये क्या होगा? ये आर है। ठीक है, यही समझना था सबसे, जो कि तकलीफ देता है हर बच्चों को। यह समझ में नहीं आता और बहुत लोग समझा नहीं पाते ये चीज, और समझाते भी नहीं है। बहुत सारे टीचर नहीं समझाते, केवल आर लिखे, आए लिखे और चल दिए। कौन इतना माथा पच्ची करे? ठीक है, लेकिन आप समझेंगे। ठीक है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं। ये आर और ये आई हमने सिद्ध कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? ध्यान समझिए। त्रिभुज हम ले लें पहले ए बी ए डैश, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, बी से लीजिए, बी ए डैश। त्रिभुज बी ए डैश से, त्रिभुज बी ए डैश, त्रिभुज बी ए डैश में देखिए, आप साइन आई की वैल्यू निकालिए। जो तेज बच्चे हैं वो थोड़ा सा बोले, साइन आई क्या होगा? कुछ लोग तेज हैं ना, समझ नहीं रहे हैं शायद, वो बताइए। साइन आई बराबर क्या होगा? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक 90 अंश है, तो इसमें भी लंब है और इसमें भी कर्ण है। आई के सामने वाला जिस कोण को हम लेते हैं, उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो ये लंब होगी, यानी बी ए डैश, बी ए डैश। कर्ण हमेशा जो होता है वो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? ए डैश। अर्थात इसे हम लिख लेंगे ए डैश। ठीक, लंब बटे कर्ण, समीकरण नंबर 1। आगे हम देखते हैं। चलिए, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश बी डैश, या बी डैश से उठा लीजिए, बी डैश ए डैश और ए से। इसमें देखिए साइन आर, ये आर है ना, निकालिए साइन आर। साइन आर करेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब आर के सामने वाला लंब ए बी डैश, ए बी डैश बटे कर्ण 90 अंश के सामने वाला ए डैश। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, बहुत तेज स्वर में मत बोला करो, ठीक है? समझ रहा हूं कि आप लोगों को आ रहा है, ध्यान समझिए। समीकरण फर्स्ट में डिवाइड कर दीजिए 2 से, समीकरण 1 डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 को 2 से भाग करने पर लगाए ना, तो अब क्या लिखेंगे आप? साइन आई, और इसका समीकरण 2 का साइन आर। अब इसको लिखेंगे हम बी ए डैश अपान ए डैश। अगर गलत नहीं लिख रहे हैं तो मत बोला करो, है ना? आगे गलती हो तो बोल दिया करो, रिपीट करो। अगर गलत, देखो हो सकता है ना, हाथ है, कभी भी गलत लिखा जा सकता है, तो अगर गलत लिख रहे हैं तो आप बोल दीजिए,
अगर गलत नहीं लिख रहे हैं तो फिर थोड़ा शांति बनाइए। अगर हम समझ रहे हैं क्या, जब गलती हो जाए सर जी तब बोलिए, क्योंकि ये ज्यादा शोर होने लगेगा तो जो लोग समझ रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। फिर समझिए, ये वाला पहला वाला हो गया। अब इसको पलट के करें, क्योंकि ये वाला नीचे आएगा, ये पलट जाएगा, तो ए डैश अपान ए बी डैश। बाय वाले बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? ये पलटता कैसे है, जब इसके नीचे ये वाला पूरा रखेंगे तो हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। इतना तो कक्षा 10 में पढ़े ही हो। अब ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचने वाला क्या है ध्यान समझिए, बी ए डैश अपान ए बी डैश, ये चीज बचा। अब ध्यान से हम ये देखेंगे कि बी ए डैश का मान और ए बी डैश का मान है क्या, ध्यान समझिए। पहला बी ए डैश यही है, ये एक प्रकार से बी से ए डैश एक दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आप देखेंगे, ये V1 यहां लिख लीजिए। दूरी अगर निकालना हो तो चाल गुणते समय, यही फार्मूला होता है। तो ये दूरी है, यानी बी ए डैश अगर निकाल, चाल इसमें इस वाले माध्यम में कितना है V1, और मैंने समय मान लिया कि T समय में यहां से यहां तक आया है, तो क्या हो जाएगा T, यानी बी ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी V1 T। इसी प्रकार से ए बी डैश की बात कर लें, यह भी एक दूरी है, तो इसमें चाल इसकी क्या है, यानी ए बी बराबर हो जाएगा, यहां से लिख लीजिए, ए बी दूरी बराबर चाल V2 समय T। जितने समय में यहां से यहां तक आए थे उतने समय में यहां से यहां तक आए, तो T ही लेंगे, और दूरी कितनी होगी V2, तो ये क्या हो जाएगा ए बी डैश बराबर V2 T। तो सबका मान रख दें बच्चों, ध्यान समझिए, साइन आई अपान साइन आर बराबर यही रखोगे ना, बी ए डैश अपान ए बी डैश, है ना, दिख नहीं रहा है यहां से, तो ये देखिए यहां पे बी ए डैश का मान आप निकाले हो V1 T, है ना, और V2 का मान कितना निकाले हो ए बी डैश का V2 T। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान से समझिए, साइन आई अपान साइन आर बराबर आ रहा है V1 अपान V2। कहोगे सर जी स्नेल का नियम तो हमने पढ़ा था कि साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक अर्थात यन, ये पढ़ा था। यन दिख नहीं रहा है फिलहाल, यन का हमने यन बराबर V1 अपान V2 आपको दिखाया है, उस वाले में नहीं याद आ रहा है तो कहो एक फिर से समझा देते हैं आपको, उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम यन की जगह ये डायरेक्ट रख सकते हैं V1 अपान V2, ये सिद्ध हो चुका है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा देखिए, जगह का थोड़ा सा लोचा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, ध्यान समझिए। यन बराबर होता है C अपान V, ये जानते हो, प्रकाश की चाल और माध्यम का वेग। अगर हम पहले माध्यम की बात कर लें तो उसे N1 कह दें, और इसे क्या कह दें V1, तो N1 बराबर C अपान V1। V1 का अगर मान निकालें हम तो N1 इधर चला आएगा और V1 ऊपर चला आएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं V1 बराबर C अपान N1, लिख सकते हैं कि नहीं ये। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो V2 बराबर भी लिख सकते हैं C अपान N2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 का मान रखेंगे हम C अपान N1, ऐसे लिखो C अपान N1, और इसका रखेंगे C अपान N2, पलट जाएगा साइन आई अपान साइन आर, N2 ऊपर चला जाएगा, अरे C से C कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, C अपान N1 ये पलटेगा तो N2 ऊपर C नीचे, तो C से C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या
साइन आई अपान साइन आर बराबर N2 अपान N1, और N2 अपान N1 ही क्या होता था, N होता था। कि हमें क्या निकालना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को हम क्या बोलते थे, नियतांक भी बोलते थे। इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। यही स्नेल का नियम था, है ना, यही स्नेल का नियम, यही स्नेल का नियम था। हमने तरंगों के माध्यम से इसको स्नेल का नियम हमने सिद्ध कर लिया। बाकी प्रथम नियम वही सेम है जैसे आपने परावर्तन में लिखा था, वही चीज यहां पर। तरंगाग्र ए बी ये और अपवर्तित तरंगा बी ए डैश, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, अतः वही पहला पूरा नियम जो आप पहले वाले पढ़े वही लिख डालोगे, खत्म। बाकी सिद्ध यही कराना था, केवल स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आपने सिद्ध कर दिया, नहीं अपवर्तन सिद्ध हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्नेल का नियम कैसे हुआ। एक बार फिर से अगर समझना होगा तो आप फिर वीडियो देख लीजिएगा, शूट किए होगे ना आप लोग वीडियो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल देख लीजिए।